नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग से हम लोग मानव कार्यकी का एक अध्याय उत्सर्जन तंत्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो मानव उत्सर्जन तंत्र हमारे पूरा सिलेबस के अंदर है, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे जो अलग अलग जीवों की हिसाब से स्टार्ट करते हुए फिर अपन मानव के ऊपर भी पहुंचेंगे। मेन फोकस हमारा ह्यूमन पे ही रहेगा। तो चैप्टर का नाम दो अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। एक बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र, एक जगह पे कहीं लिखा होता है उत्सर्जन एवं परासरण नियमन, है ना। तो दोनों ही एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं आपके पास में मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। मानव उत्सर्जन तंत्र मतलब आपके पास में क्या हो गया, ह्यूमन एक्सक्रिएटरी, कौन सा बेटा, ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे ना। इसका एक और नाम, जैसा मैंने अभी आपको दोहराया, मैंने अभी कहा आपको कि मानव उत्सर्जन तंत्र का पाठ का नाम कई किताबों में एक इस तरीके से भी दिया हुआ होता है कि उत्सर्जन एवं उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन, अच्छा मात्रा गलत लगा दी क्या मैंने, उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन एवं परासरण नियमन। देखिए इसका मतलब क्या होता है आपके पास में, इसके हिसाब से देखते हैं अपन लोग उत्सर्जन एवं परासरण नियमन में। जरा गौर से देखिएगा। उत्सर्जन का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। क्या करना बेटा, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तो अपन यहां पे लिख देते हैं क्या, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, पदार्थों को बाहर निकालना, ठीक है। ये आपके पास में आएगा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। परासरण नियमन से मेरे पास में मतलब आ जाएगा कि शरीर में क्या होगा, शरीर में जल तथा आयंस का संतुलन बना के रखना। कि कैसे जल और आयंस का संतुलन बना रहता है शरीर में, वो इसके अंदर आता है, ठीक है ना। क्या आएगा आपके पास में, जल व आयंस का संतुलन बनाए रखना, ठीक है। किस प्रकार यह तंत्र जल व आयंस का संतुलन बना के रखेगा वो भी हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हमारे पास रहेगा अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना या निष्कासन करना। अब अपशिष्ट पदार्थ वैसे कौन कौन से हो सकते हैं और हम उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से पढ़ेंगे। सबसे पहला अपशिष्ट पदार्थ है नाइट्रोजन, नाइट्रोजनी लिख दो या नाइट्रोजनस लिख दो, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, क्लियर। 2 नंबर पे हमारे पास इसमें रहेगा, वो होगा आपके पास में कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे, CO2 भी एक तरह का अपशिष्ट ही है, बाहर निकालना पड़ता है। 3 पे क्या रहेगा आपके पास में, जल, क्या रहा आपके पास में, जल आ जाएगा। 4 पे अगर मैं बात करूं आपके पास में तो क्या आ जाएंगे, अत्यधिक मात्रा में निर्मित जल में विलय विटामिन, क्या आ जाएगा, अत्यधिक मात्रा में निर्मित जल में विलय विटामिन्स, ये इसके अंदर आ जाएगा आपके पास में एक्सेसिव में। कुछ दवाइयां भी होती है, औषधि, जो भी औषधि के रूप में मतलब अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर भी निकलती है। कुछ आपके पास में वर्णक होते हैं। वर्णक का नाम आप लोगों ने यदि सुना हो, मेरा अगर आपने पाचन तंत्र का वीडियो देखा हो यूट्यूब पे, तो वर्णक के अंदर आपके पास में बिलीरुबिन, बिलीवरिडीन वर्णक, जो हम लोग काफी बार बात कर चुके हैं, वो भी मूत्र के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो ये सब मुख्य रूप से क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है बच्चों। अपशिष्ट पदार्थ में हमारे पास में सबसे मेन जो चीज रहेगी जो इस पाठ के अंदर, वो होगा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को किस प्रकार से शरीर के द्वारा रिमूव यानी कि बाहर निकाला जाता है, वो हम लोग बात करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को किस प्रकार शरीर से बाहर निकाला जाता है, वो हमारा मेन टारगेट रहेगा इसके अंदर। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि श्वसन के माध्यम से बाहर निकल जाती है। H2O आप जानते हैं कि
यूरिन यानी मूत्र के माध्यम से भी बाहर निकल जाता है। अत्यधिक मात्रा में निर्मित जल में विलय विटामिन, तो विटामिन ए, डी, ई और के को छोड़ करके बाकी सारे विटामिन जल में विलय होते हैं, है ना। तो वो विटामिन भी जब जल की अत्यधिक मात्रा होगी या विटामिन की अत्यधिक मात्रा होगी तो जल में घुलनशील होंगे और जल के द्वारा क्या हो जाएंगे, वो मूत्र के माध्यम से बाहर निकल सकते हैं। औषधि, कई औषधियां ऐसी होती है जो शरीर के अंदर कार्यरत नहीं कर पा रही है, तो वो भी क्या होती है, शरीर से बाहर त्यागी जाती है। और वर्णक बता चुका हूं आपको, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, दो मुख्य उदाहरण दिए मैंने। उसके अलावा भी कई सारे वर्णक और होते हैं, स्टैकोहेलिन, स्टैकोएमीन, कई सारे होते हैं बेटा, है ना। तो वो चीज भी रहेगी। तो ये आएगा आपके पास में। और परासरण नियमन हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्या रहेगा, जल व आयंस का संतुलन बना के रखना क्या है आपके पास में, परासरण नियमन है। अंडरस्टैंड, ये बात आप समझ लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे कि ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ शरीर के अंदर बनते कैसे हैं, है ना, किस तरीके से कैसे बन सकता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का यानी कि नाइट्रोजन वेस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे या फिर चलो अभी पूरा ही लिख देते हैं, बाकी N2 वेस्ट लिखा जाता है इसको। अपशिष्ट पदार्थों आगे लिख देता हूं, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण किस प्रकार होता है वो मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण किस प्रकार होता है वो मैं यहां पे आपको समझाना चाह रहा हूं। इसके दो माध्यम होते हैं, एक होता है बाह्य स्रोत। ठीक है, क्या होता है, एक बाह्य स्रोत, एक होता है आपके पास में कौन सा, आंतरिक स्रोत। क्या होगा, आंतरिक स्रोत। तो बाह्य स्रोत यानी एक्सटर्नल सोर्स, ये तो क्या हो गया आपके पास में, देखिएगा जो आप भोजन खाते हैं, भोजन के अंदर क्या होता है, प्रोटीन भी होता है, और प्रोटीन की सबसे सरलतम इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल होता है। और अमीनो अम्ल में क्या होता है, अमीन ग्रुप होता है, और अमीन ग्रुप में क्या है, नाइट्रोजन है। क्या है आपके पास में, नाइट्रोजन, मतलब उससे अमोनिया बन सकता है। समझो मेरी बात को, अमीनो अम्ल से अमोनिया बना सकते हैं अपन लोग। तो अपन क्या कहेंगे कि बाह्य स्रोत के अंदर क्या हुआ कि जो भोजन है यानी फूड है, इसमें क्या होता है अपने पास में, प्रोटीन है। और ये जो प्रोटीन आपको नजर आ रहा है, जो फूड के अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर आपके पास में क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। और अमीनो अम्ल से आप क्या बनाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एमीन ग्रुप होता है। और ये एमीन ग्रुप आपके पास में क्या बना सकता है, N2 वेस्ट। और N2 वेस्ट मतलब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि यूरिया, समझ रहे मेरी बात को, ये बना सकता है। तो ये आपके पास बाह्य स्रोत है। बाह्य क्यों बोला, क्योंकि खाना आप बाहर से खा रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं उसके माध्यम से हम बात कर रहे हैं, इसलिए बाह्य स्रोत बोला। आंतरिक स्रोत के अंदर क्या होता है कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जो चलता है शरीर के अंदर, प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म चलता है, जैसे मान लो न्यूक्लिक अम्ल का टूटना, ये भी एक मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कोई चल रहा है, मेटाबॉलिज्म का मतलब बेटा टूटना होता है। ठीक है, एक बात कर लेता हूं मैं इसके अंदर, मान लीजिए न्यूक्लिक अम्ल का टूटना, ठीक है ना, क्या हो रहा है, टूटना। न्यूक्लिक अम्ल बेटा डीएनए आरएनए होते हैं, है ना, आप जानते हैं इस बात को, मेरा पाचन तंत्र के वीडियो में देख लीजिएगा, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन बता रखा है आप लोगों को पूरा। तो उसमें जब न्यूक्लिक अम्ल टूटता है तो अंतिम उत्पाद क्या बनते हैं, अंतिम उत्पाद बनते हैं नाइट्रोजन क्षारक, और क्या बनता है आपके इसमें, नाइट्रोजन क्षारक यानी N2 बेस, और बनता है 5 कार्बन शर्करा। क्या बनती है, 5 कार्बन शर्करा बनती है। समझे मेरी बात को। तो जो ये N2 बेस है, ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को बना सकता है आगे टूट करके। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये कैसा मैकेनिज्म हुआ, ये शरीर के अंदर का मैकेनिज्म हुआ, जिसमें प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म चला, जिसके बदौलत क्या हुआ कि कई सारी चीजें टूटती है, और उस टूटने के उपरांत में क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। कुल मिला के मोटे मोटे शब्दों में बात कही जाए तो प्रोटीन एक ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से क्या होता है कि N2 वेस्ट का निर्माण होता है, क्योंकि प्रोटीन की सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल होती है, और अमीनो अम्ल में अमीन समूह होता है। और अमीन समूह किस प्रकार से अमोनिया में बदलता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। राइट, यहां पे अगर अपन और बात करें इसके आगे की तरफ, जरा देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रकार कौन कौन से होते हैं, N2 वेस्ट, N2 वेस्ट लिखूंगा भाई। अब मैं नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को क्या लिखूंगा, N2 वेस्ट। N2 वेस्ट के प्रकार क्या लिख रहा हूं मैं, N2 वेस्ट के प्रकार के बारे में बातचीत कर रहा हूं यहां पे।
तीन प्रकार के N2 वेस्ट रहते हैं। एक होता है आपके पास में बेटा कौन सा, अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया। दूसरा होता है आपके पास में यूरिया। क्या होगा, यूरिया। तीसरा होगा आपके पास में क्या बेटा, यूरिक अम्ल। क्या होगा, यूरिक अम्ल। तीन प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ मैंने आपके यहां सामने पेश किए हैं। एक का नाम है अमोनिया, दूसरा का नाम है यूरिया, तीसरे का नाम है यूरिक अम्ल। अब ऐसे जीव, सुनना रे, ऐसे जीव जो क्या करते हैं, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से अमोनिया को त्यागते हैं, तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, एमोनोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एमोनोटेलिक। और अमोनिया को त्यागने की प्रक्रिया एमोनोटेलिज्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एमोनोटेलिज्म। मेरे शब्दों को गौर फरमाइएगा बहुत अच्छी तरीके से। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोला रे मैं बोला कि ऐसे जीव, कैसे जीव रे, ऐसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अपने शरीर से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, तो वो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, एमोनोटेलिक जीव कहलाते हैं। और अमोनिया का उत्सर्जन करने की यह प्रक्रिया एमोनोटेलिज्म कहलाती है। बात समझ गए। तो मैं यहां पे फिलहाल के लिए एमोनोटेलिक लिख रहा हूं, एमोनोटेलिज्म मैं आगे लिखूंगा, है ना। तो यहां पे देखिएगा क्या आ जाएगा, ये क्या हो गए, एमोनोटेलिक। कैसे जीव हो गए, ऐसे जीव जो अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में त्यागते हैं, ऐसे जीव एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म या जीव कहलाते हैं। अब ऐसे जीव, कैसे जीव रे, ऐसे जीव जो क्या कर रहे हैं, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन कर रहे हैं शरीर से, तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक। क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक। और यूरिया को त्यागने की प्रक्रिया को यूरियोटेलिज्म कहेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या लिखूंगा मैं आपके पास में, यूरियोटेलिक। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करना है आपको। यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, ऐसे जीव जो अपनी देह यानी शरीर से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल को त्यागते हैं या उत्सर्जित करते हैं, ऐसे जीव यूरेकोटेलिक कहलाते हैं। क्या, यूरेकोटेलिक कहलाते हैं। और यह प्रक्रिया यूरेकोटेलिज्म कहलाई जाएगी। तो क्या मैं यहां पे लिख दूं, यूरेकोटेलिक या यूरेकोटेलिक लिख दिया है मैंने, समझ गए। तो उत्सर्जी पदार्थ के त्यागने के आधार पर, गौर फरमाइए, शायरी नहीं बोल रहा हूं, उत्सर्जी पदार्थ के त्यागने की आधार पर जीव कितने प्रकार के हो गए, तीन प्रकार के मुख्य रूप से। कौन कौन सा, एमोनोटेलिक जीव, यूरियोटेलिक जीव और यूरेकोटेलिक जीव। आई बात समझ में, है ना। अब एक एक का विस्तृत अध्ययन करेंगे, घबराने की कोई आवश्यकता है। सर ऐसे कौन से जीव होते हैं, आपने उदाहरण तो बताया ही नहीं। अरे बताऊंगा ना मैं अभी आपको, समझना मेरी बात को अच्छे तरीके से। स्टार्ट कर रहा हूं एमोनोटेलिक को सबसे पहले। उससे पहले आप लोग इसको एक बार बोर्ड को वापस निहार लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई शब्द अगर आप नहीं लिख पाए मेरे पैरेलल में, तो आप लिख लेंगे अच्छी तरीके से। समझ गए मेरी बात को। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एमोनोटेलिज्म को। तो पहला हमारे पास में आ रहा है एमोनोटेलिज्म। मैंने कहा ना प्रक्रिया की बात करूंगा अब आपके पास में, एमोनोटेलिज्म। एमोनोटेलिज्म ये एक प्रक्रिया है बच्चे। क्या है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या त्यागा जाता है, एमोनिया। क्या त्यागा जाता है, अमोनिया। और ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, एमोनोटेलिक जीव कहलाते हैं। अभी मैंने आपको जैसे फरमाया, ठीक है। तो यहां पे आपका पहला बिंदु जो दर्ज होगा वो यह होगा कि यहां पे जो N2 वेस्ट होगा, मतलब कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होगा, वो कौन होगा आपके पास में, अमोनिया होगा। क्या होगा, अमोनिया होगा। मतलब शरीर से क्या त्यागा जाएगा, अमोनिया त्यागा जाएगा। ठीक है। अब ये साला अमोनिया बनता कैसे है, ये भी अच्छा पॉइंट है कि अमोनिया का निर्माण, देखना, अमोनिया
का निर्माण अमीनो अम्ल में ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। अमीनो अम्ल में ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, इसको शुद्ध हिंदी में विअमीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विअमीनीकरण। विअमीनीकरण की क्रिया द्वारा होता है। सर हमने तो आज जीवन में पहली बार सुना है इसका नाम, तो अभी सुना देते हैं आपको कि क्या होती है डीएमिनेशन की प्रोसेस। जरा गौर से समझना पड़ेगा आपको कि अमोनिया का निर्माण जो मैं बता रहा हूं आपको, वो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के द्वारा हो रहा है। अब ये साला ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन क्या है? यहां पे फिर गाड़ी अड़ गई अपन की, अपनी गाड़ी अड़ेगी, क्योंकि हम नहीं जानते। हम 10वीं से प्रमोट होकर 11वीं में आए हैं, 11वीं से प्रमोट होकर 12वीं में आए, हमने नहीं सुना ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन क्या होता है। तो हम सुना रहे हैं आपको, आप समझा रहे हैं, आप अच्छे से समझेंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा आपको, है ना। तो आपको यहां पे पहली चीज ध्यान रखनी है कि जैसे 20 प्रकार के हमारे पास में आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं कोशिका द्रव के अंदर। प्रत्येक अमीनो अम्ल में कुछ संरचना समान होती है, ठीक है। एक अमीनो अम्ल के अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एक अमीन ग्रुप जरूर होगा, समझ रहे हो। तो एक अमीनो अम्ल की सामान्य संरचना कैसी बनती है? ये कार्बन, यहां पे 4 वैलेंसी संयोजकता आ गई। ये अपने पास में क्या आ गया? अमीन समूह आ गया। यहां पे अपन ने क्या लिख दिया? कार्बोक्सिलिक समूह। यहां पे H और यहां पे कोई R समूह डाल दिया अपन ने, ठीक है। इतना केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना आपने, एल्केन एल्कीन एल्काइन यार, ठीक है। R समूह डाल दिया हम लोगों ने। अब डीएमिनेशन में क्या होता है? सपोज कीजिए कि ये जो आपके पास में अमीनो अम्ल है, जो मैंने चित्र बनाया, इसका संरचना बनाया है अमीनो अम्ल, ये देह में यानी बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं है रे, कोई काम का नहीं है ये। मतलब अगर ये पड़ा है तो बेकार है यहां पे। तो जो रिक्वायर्ड नहीं होता है अमीनो अम्ल शरीर के अंदर, उसका हमेशा डीएमिनेशन होता है। मैं ये नहीं कह रहा हर किसी अमीनो अम्ल का डीएमिनेशन कर दो आप, नहीं, कदापि नहीं बच्चे, ठीक है। जो अमीनो अम्ल क्या है, जो अमीनो अम्ल रिक्वायर्ड नहीं है, उसका ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करने वाले हम लोग। कैसे होता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में? क्या होता है, जो नॉन रिक्वायर्ड अमीनो एसिड है उसका एमीन ग्रुप क्या हो जाता है? रिमूव हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। ये अमीन ग्रुप यहां से हट गया और ये अमीन ग्रुप क्या करेगा? H+ आयन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना देगा? NH3। और NH3 क्या है आपके पास में? अमोनिया रे। क्या है आपके पास में? अमोनिया। समझ में आई मेरी बात को? ये क्या है आपके पास में? अमोनिया है। बनाना अमोनिया, यही तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, ठीक है। लेकिन ये कौन से प्रकार के अमीनो अम्ल में होता है? जो बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है, जो अभी रिक्वायरमेंट नहीं है इसका, तो इसका अमीन ग्रुप को रिमूव कर दो। अमीन ग्रुप को देखिए, डीएमिनेशन की मतलब परिभाषा क्या होगी? इस डीएमिनेशन शब्द की परिभाषा क्या होगी? डीएमिनेशन शब्द की परिभाषा यह होगी कि जो शरीर में नॉन रिक्वायर्ड अमीनो अम्ल है उसके अमीन समूह को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएमिनेशन। अब ये अमीन समूह किसके साथ जुड़ सकता है? यहां पे अमीन समूह हमने किसके साथ में जोड़ा है? H+ के साथ में जुड़ जाता है तो वो क्या बना लेता है आपके पास में? अमोनिया का निर्माण कर लेता है। समझ गए? ये अमोनिया। तो सर पीछे बचे हुए, शेष बचे हुए अमीनो अम्ल का क्या होगा? मतलब ये जो शेष बचा है ना, यहां पे देखो, ये रहा आपके पास में, ये बचा हुआ दिख रहा है आपको शेष अमीनो अम्ल, इसका क्या होगा? क्योंकि अमीन समूह तो आपने निकाल दिया, तो बेटा जब हमने अमीन समूह इसमें से निकाल दिया तो ये एक तरह का ऑर्गेनिक अम्ल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये आपको नजर आ रहा है, ये COOH, इसका क्या नाम होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड या ओइक एसिड बोलते हैं ना। तो ये क्या बन जाएगा? पीछे बचा हुआ भाग ऑर्गेनिक एसिड बनेगा। और ये ऑर्गेनिक एसिड क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा, और ये कार्बोहाइड्रेट क्या रहेगा? संग्रहित रहेगा हमारे शरीर के अंदर। तो ये प्रक्रिया आपके पास में क्या है? डीएमिनेशन की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसका निर्माण हो रहा है आपके पास में? अमोनिया का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है बेटा? अमोनिया का निर्माण हो रहा है। बात समझ में आई ना अपने को? ये बात दिमाग में रखनी है। और पीछे बचे हुए का क्या होगा? ऑर्गेनिक अम्ल बना लेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास में? आगे ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास में कार्बोहाइड्रेट, देन आफ्टर ये स्टोर हो जाएगा, यानी संग्रहित रह जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि ये प्रक्रियाएं तो मैंने आपको समझा दी है, आगे की प्रक्रिया मैं समझाना चाह रहा हूं। मोनोटेलिज्म के ऊपर ही चर्चाएं फरमा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बहुत सारी चर्चाएं हमको करनी है यहाँ पे।
तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अमोनिया जो होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, जहरीला यानी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के अंदर रहेगा। ठीक है, तो यहां पे अपने पास में क्या है कि अमोनिया जो है वो क्या है आपके पास में, अत्यधिक विषैला होता है। क्या है आपके पास में, अत्यधिक विषैला है, अत्यधिक विषैला होता है। तो दो प्रक्रियाएं रहेगी अपने पास में, अत्यधिक विषैला है, यहां पे दो प्रक्रियाएं, या तो इस अमोनिया को तुरंत बाहर निकालो शरीर से, या तो इस अमोनिया को तुरंत बाहर निकालो शरीर से, और नहीं तो इसको कम विषैले पदार्थ यानी यूरिया के अंदर कन्वर्ट करवाओ। समझ रहे हो कि या तो क्या करो, इसको तुरंत बाहर निकाल दो। दो प्रक्रियाएं यहां पे फरमाई जाएगी। क्या होगी कि ये अत्यधिक विषैला है तो यहां से दो प्रक्रियाएं, या तो इसको क्या किया जाए, तुरंत शरीर से त्यागा जाए, एक काम ये हो सकता है। दूसरा काम हो सकता है कि इस अमोनिया को कम विषैले पदार्थ में परिवर्तित होगा, बेटा क नहीं आएगा, ठीक है, क्या आएगा आपके पास में, परिवर्तित किया जाए। ठीक है, ये दो प्रक्रियाएं चलती है हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में मतलब जिसके अंदर मोनोटेलिज्म होता है उसके अंदर चलती है कि या तो ये तुरंत शरीर से बाहर त्याग दिया जाए, या फिर क्या किया जाए, कम विषैले पदार्थ, और कम विषैला इसका पदार्थ होता है वो होता है यूरिया, कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करवा दो। वो उससे कम से कम 1 लाख गुना कम जहरीला होता है, और अमोनिया यूरिया के कंपैरेटिवली 1 लाख गुना ज्यादा जहरीला होता है ना। तो नुकसानदायक कौन है, अमोनिया सबसे ज्यादा जहरीला है। मतलब वो तीनों पदार्थ है ना अपने पास में, ये वाले यूरिया, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इसमें सबसे ज्यादा जहरीला अमोनिया है, फिर यूरिया है, फिर यूरिक अम्ल है। समझो सबसे कम जहरीला कौन होता है, यूरिक अम्ल होता है। अब देखिए यहां पे अगर अपन एक चीज और बात करें तो अमोनिया जो होता है बेटा वो क्या होता है, जल में घुलनशील रहता है। क्या होता है, जल में ही घुला हुआ रहता है वो, और अत्यधिक घुलनशील होता है। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं क्या, अमोनिया जल में अत्यधिक क्या रहेगा बेटा, घुलनशील होता है। अर्थात क्या आ गया, इसको अगर शरीर से बाहर त्यागना है तो अत्यधिक जल की आवश्यकता पड़ेगी। इसको अगर शरीर से बाहर त्यागना है तो अत्यधिक जल की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि ये तो खुद ही जल में घुला हुआ है। अब कोई चीज अगर मैंने जल में घोल दी, शरबत घोल दिया मैंने, पानी के अंदर शरबत घोल दिया, अब मैंने तुमको कहा इसमें शरबत अलग करो रे, कर सकते हो क्या, नहीं। बाहर कैसे निकालोगे, उस पूरे को बाहर फेंकना पड़ेगा और नया वापस पानी लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहां पे भी कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये जल में अत्यधिक घुलनशील होता है, इस वजह से, क्योंकि ये जल में अत्यधिक घुलनशील होता है, इस वजह से क्या चीज होती है आपके पास में कि इसको शरीर यानी देह से बाहर त्यागने के लिए अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा इस चीज को, जल में अत्यधिक घुलनशील होता है, इसलिए इसे त्यागने हेतु अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। यहां से एक चीज स्पष्ट हो रही है कि इसमें ऐसे उदाहरण आएंगे जो जल में रहने वाले जीव होंगे, क्योंकि वही अत्यधिक जल की मात्रा को त्याग सकते हैं, है ना। अभी अपन उदाहरण की भी बात कर लेंगे, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है यहां पे आपको। अब देखिए इसका और बताता हूं कितने जल की आवश्यकता हो सकती है। आप थोड़ा आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि 1 ग्राम अमोनिया को त्यागने के या उत्सर्जित करने के, उत्सर्जित ज्यादा सही शब्द है अपने पास में, उत्सर्जित करने के लिए 300 से 500 ml जल की आवश्यकता होती है। कितनी होती है, 300 से 500 ml जल की आवश्यकता होती है। देखो मतलब 1 ग्राम अगर आपको अमोनिया हटाना है तो आपको यहां पे कम से कम आधा लीटर पानी को वेस्ट करना पड़ेगा, या आधा लीटर पानी इसमें रिक्वायरमेंट होगा। ये इतनी मात्रा है, इस वजह से मैंने कहा जल की अत्यधिक मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है।
ऑलराइट, ये मैंने आपको बताया सारा एमोनोटेलिज्म के बारे में। ऐसे जीव जो अमोनिया को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, किस चीज में, उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं, तो ऐसे जीव एमोनोटेलिक कहलाते हैं और ये प्रक्रिया एमोनोटेलिज्म कहलाती है। कुछ उदाहरण देखते हैं अब हम लोग इसके, देखिएगा उदाहरण के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं उदाहरण देता हूं अमीबा। कौन से बा, अमीबा और हाइड्रा। तो एक नंबर पे अपने पास में उदाहरण आ रहा है अमीबा, ठीक है। एक मिनट देखिएगा, थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं आपको क्या आ रहा है, अमीबा व हाइड्रा, ठीक है। ये तो प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा प्रोटोजोआ होता है, हाइड्रा सिलेंट्रेटा में आता है, ठीक है ना। एनिमल किंगडम आप पढ़े होंगे 11वीं क्लास में भी और अभी भी पढ़ रहे होंगे आप लोग। अमीबा व हाइड्रा ये आपके पास में, अमीबा व हाइड्रा जो आपके पास में, ये अमोनिया को सीधे सीधे शरीर से बाहर त्यागते हैं, मतलब देह की सतह से बाहर त्यागते हैं, मतलब बॉडी सरफेस से रिमूव करते हैं। क्या करते हैं, बॉडी सरफेस से रिमूव करते हैं। तो ये लिख देंगे, ये जीव अमोनिया को सामान्य विसरण की क्रिया द्वारा, सामान्य विसरण की क्रिया द्वारा शरीर की सतह से त्यागते हैं, शरीर की सतह से त्यागते हैं। शरीर की सतह से मतलब जैसे हम लोग जो है वो किडनी के माध्यम से त्याग रहे हैं, हम कोई त्वचा के माध्यम से बाहर उत्सर्जित पदार्थ नहीं डाल रहे हैं, नाइट्रोजन अपशिष्ट वाला वो नहीं कर रहे हम लोग काम। यहाँ पे हमारे अंदर मुख्य रूप से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ किसके द्वारा रिमूव होता है, वो रिमूव होता है आपके पास में किसके माध्यम से, किडनी के माध्यम से, या पर्टिकुलर अंग है उसके माध्यम से। यहां पे किसके माध्यम से रिमूव हो रहा है, सीधा शरीर की सतह से, क्योंकि अमीबा और हाइड्रा वगैरह एक कोशिकीय जीव है ना, इनकी तो सारा जो एक्सचेंज होता है वो सामान्य विसरण की प्रक्रिया के द्वारा एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। 2 नंबर उदाहरण की बात कर लेते हैं अपन लोग। यहाँ पे दूसरा उदाहरण जो हमारे पास में पेश कर रहे हैं हम लोग, अमीबा और हाइड्रा तो हमने बता ही दिया। प्लेनेरिया क्या आ जाएगा आपके पास में, प्लेनेरिया अर्थवर्म, अर्थवर्म को हिंदी में बोलते हैं केंचुआ, क्या बोलते हैं, केंचुआ। और क्या देगा, टेडपोल, लार्वा अवस्था होती है मेंढक की, है ना। प्लेनेरिया, केंचुआ और टेडपोल, ये 3 आपके पास में जीव है। ये अमोनिया को मूत्र के माध्यम से त्यागते हैं। किस माध्यम से त्यागते हैं, मूत्र के माध्यम से, मतलब ये सुसु करते हैं किसका, अमोनिया का। ये क्या करते हैं आपके पास में, सुसु करते हैं। तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे, अमोनिया को मूत्र के माध्यम से त्यागते हैं। ठीक है, मतलब ये यूरिन करके क्या करेंगे, रिमूव करेंगे अमोनिया को। तीसरा होता है आपके पास में अस्थिल मछलियां, या हड्डी वाली क्या होती है, मछलियों की बात कर रहे हैं, अस्थिल मछलियां। अस्थिल मछलियों में क्या होता है आपके पास में, अस्थिल मछलियां ऐसी मछलियां जिसका अंतः कंकाल हड्डी का बना हो। ये क्या करते हैं, अमोनियम आयन को गिल्स के द्वारा त्यागते हैं। किसके द्वारा, गिल्स जो इसके अंदर उपस्थित होता है। तो ये मैंने कुछ आपको एमोनोटेलिज्म के या एमोनोटेलिक के एग्जाम्पल दिए हैं आप लोगों को। ये सारे जीव, अमीबा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, केचुआ, ये सब जीव एमोनोटेलिक जीव होते हैं, अर्थात ये अमोनिया को त्यागते हैं बाहर, और इनके अंदर अमोनिया को बाहर उत्सर्जित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एमोनोटेलिज्म कहलाती है। अंडरस्टैंड ना। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।